बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। तो फाइनली इसके लिए हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है वो लेके आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में। बेसिकली पहले इसका जो नाम है वो था खेलों में योजना, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम बदल के रखा गया है खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। अब ये जो नया नाम है और नई सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई बटन में कुछ लिंक्स होंगे, उन्हें जरूर चेक कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 से संबंधित इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आप चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैंपल पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जैसा कि चैप्टर का नाम है खेलों में योजना, तो सबसे पहले तो ये जो योजना वर्ड है, ये जो शब्द है, ये होता क्या है ये हमें समझना है और फिर हमें इसके उद्देश्यों को समझना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं दो चीजें लेता हूं, एक तो है खेल, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ले लेता हूं उद्योग। ठीक, तो योजना क्या होती है, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के दौरान, मान लेते हैं खेल में आपका उद्देश्य क्या है, आपको जीत चाहिए, तो ऐसे में इस जीत के दौरान आपको जो समस्याएं आती हैं, यानी कि आपकी जो टीम है वो कमजोर पड़ रही है, उसमें उत्साह की कमी आ रही है, स्कोर दूसरी टीम का हाई होता जा रहा है, आपका कम हो रहा है, तो ऐसे में उस समस्या को हल करना है और टीम को प्रोत्साहन देना है और आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ही तरीके से उद्योग में है कि उद्योग के संबंध में आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं, साथ ही साथ बहुत सारा पैसा, धन, ये सभी लगाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो भी समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करना पहले से ही, कि ये समस्याएं आ सकती हैं, उनका हल भी पहले बना के रखो, यानी कि अपने कार्य को सरल बना दो। सिंपल सी बात है भाई, योजना क्या है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य को जब आप करोगे तो उस दौरान जो समस्याएं आती हैं उससे कैसे आपको निपटना है, कैसे उससे डील करनी है और अपने आप कार्य को कैसे सरल बनाना है, यही योजना कहलाती है। देखो इसके उद्देश्य से आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि योजना का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि एक अच्छा तालमेल, यदि आप उद्योगपति हैं, उद्योग अपना स्थापित करने जा रहे हैं, तो कर्मचारियों के बीच में एक अच्छा तालमेल और एक अच्छा नियंत्रण स्थापित करती है। दूसरा, ये हमारा जो बजट है, हमारा जो पैसा है, उसे सुनिश्चित कर देती है कि कितना पैसा हमें खर्च करना है किस टॉपिक पे। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे ऊपर पैसे का दबाव भी कम हो जाता है। तीसरा है कि जब हम योजना बनाते हैं तो हर एक चीज को बहुत बारीकी से करते हैं, बहुत बारीकी से लिख लेते हैं, तो ऐसे में गलती की संभावना, जब हम उस योजना को रूप दे रहे होते हैं कार्य का, तो गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। और चौथा लिखेंगे कि प्रबंधन जो है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि इन सभी कारणों की वजह से। ठीक, पांचवा, अब हमने योजना बना ली है, तो योजना जब हम बनाते हैं तो हम उसमें धन का भी, यानी कि बजट भी बनाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा समय बचता है और जो साधन होते हैं उनकी बर्बादी भी बच जाती है। साथ ही साथ जब आपके पास समय होता है तो आप रचनात्मक कार्य और निर्णय भी ले सकते हो और उसे प्रोत्साहन देते हो, और साथ ही साथ ये है कि जितने भी संसाधन आपके पास होते हैं उनको आप और अच्छे तरीके से उपयोग करना शुरू कर देते हो और जितना हो सके लाभ कमाने की कोशिश करते हो। तो ये होते हैं योजना के उद्देश्य। ठीक है, आई होप आपको योजना क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, आई होप समझ गए होंगे। देखो 1 मार्क्स में योजना पूछ लेगा, 2, 3 या 4 मार्क्स में आपसे इसके उद्देश्य पूछ सकता है। ठीक है ना, अगर देखो कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये हमारी आईडी है, और वीडियो चले तो लाइक शेयर जरूर करना। चलिए अब समझते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे बेसिकली 3 क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से ये बनेंगे कि जब प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ठीक है, तो उससे पहले, एक सेकेंड, प्रतियोगिता आयोजन के पहले, ठीक, उसके दौरान और उसके बाद, ये जो विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं इनके क्या कार्य होते हैं ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे 2 चीजों को पढ़ेंगे, एक तो पहले और दूसरा बाद में। तो हम पहले क्या देखते हैं कि प्रतियोगिता आयोजन की विभिन्न समितियां जो होती हैं उसमें प्रतियोगिता से पूर्व के जो कार्य हैं उनका वर्णन करना है। तो देखो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं आयोजन या फिर प्रबंधन समिति की। तो सिंपल सी बात है, खेलों से पहले प्रतियोगिता को कैसे आयोजन करना है, कैसे संचालन करना है, क्या 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 गतिविधियां करवानी है, वो सभी इसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरी समिति है प्रचार, ये सूचना प्रसारित करती है कि प्रतियोगिता कब आयोजित की जाएगी, जैसे कि
प्रतियोगिता की तिथि क्या है, उसका स्थान क्या है और कौन कौन से कार्यक्रम इसके अंतर्गत किए जाने हैं। फिर तीसरी समिति है क्रय समिति, यानी कि क्रय यानी कि सिंपल सी बात है, बेचने खरीदने बेचने के संबंध में होगी। तो प्रतियोगिता में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं, जो उपकरण है, उन्हें पहले ही खरीद लेना और उनका निरीक्षण करना है। इसके संबंध में क्या है, पहले ही वस्तुओं को खरीदो, उपकरणों को खरीदो, फिर और उनका निरीक्षण कर लो कि सही है या नहीं है। चौथा है सजावट तथा समारोह। ये निश्चित करती है कि मैदान में उसे कहां पर, मैदान में या स्टेडियम में या मंच पर कहां पर उसे कौन कौन सी सजावट करनी है, जिससे कि लोग आकर्षित हों और ज्यादा इसको प्रोत्साहन मिले। पांचवी है प्राथमिक चिकित्सा समिति। प्रतियोगिता के दौरान किसी एथलीट को, खिलाड़ी को यदि चोट लगती है तो चोट के दौरान होने वाली यूज मेडिसिन, मेडिकेट, फाइव किट, उन सभी की पहले ही व्यवस्था करना इस समिति की जिम्मेदारी होती है। फिर यहाँ पे जो है वित्तीय समिति आ जाती है, छठी। अब ये क्या करती है कि ये सभी प्रकार के व्यय का लेखा जोखा जो पहले ही लगा लेती है, अंदाजा लगा लेती है कि पूरे इस हमारे जो प्रक्रिया है इसमें कितना पैसा खर्च होगा, कितना बजट यहाँ पे बैठने वाला है, यानी कि प्रतियोगिता में कितना खर्चा होगा। फिर है भोजन तथा आवास समिति। टीमों को कहाँ पे ठहराना है, जो भी खेलने के लिए आएंगे उनके खाने की व्यवस्था कैसे करनी है, कितने लोगों को करनी है। अब इसमें टीम में दो तरीके के व्यक्ति खेलते हैं, एक लड़के और एक लड़कियां। तो लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था करनी है, उनके सुरक्षा की भी ध्यान रखनी है, साथ ही साथ लड़के लड़कियों के बीच में कभी कुछ झगड़ा वगैरह ना हो जाए, उनकी सुरक्षा की भी ध्यान रखनी होती है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप आठवां कर दोगे अधिकारियों के लिए समिति, अर्थात हमें प्रतियोगिता से पूर्व जो अंपायर्स होते हैं प्रतियोगिता में, या रेफरीज होते हैं, या फिर रिकॉर्ड व लैंप स्कोर करने वाले जो अधिकारी होते हैं, उन सभी के चयन करने की जिम्मेदारी इसके पास होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि हर एक समिति का यहाँ पे क्या क्या कार्य होता है। बहुत बहुत ही सिंपल से हैं। आयोजन क्या करती है कि पहले पता कर लेती है कि आयोजन कैसे करना है, संचालन कैसे करना है, क्या गतिविधि होंगी। प्रचार क्या करती है, तिथि, दिनांक, स्थान, क्रम इसकी घोषणा करती है। क्रय क्या करती है, वस्तुओं को पहले खरीद लेती है, उनका निरीक्षण करती है। सजावट ये देखती है कि भाई कहाँ पे, जैसे मैदान, स्टेडियम, मंच है तो कहाँ पे क्या सजावट करनी है। प्राथमिक चिकित्सा, जब प्रतियोगिता होगी तो जो चोट लगेगी उसके लिए जो मेडिसिन वगैरह, जो मेडिकेट वगैरह जो है वो कहाँ से हमें लानी है, उसकी यहाँ पे स्थापना करती है, उसको लेके आती है। वित्तीय क्या करती है, प्रतियोगिता में जो भी खर्चा होता है उसकी पहले ही जो है वो बजट बना लेती है। भोजन तथा आवास समिति क्या करती है, टीमों को कहाँ पे ठहराना है, क्या खिलाना है, कितने लोग आएंगे, लड़के लड़की, इन सभी की सुरक्षा की भी ध्यान रखना होता है। अधिकारियों के लिए समिति, जो भी अधिकारी होते हैं उन सभी की नियुक्ति करनी होती है, चयन करना होता है। ठीक है, तो ये है प्रतियोगिता आयोजन की पूर्व के कार्य, यानी कि प्रतियोगिता आयोजन के पहले के। अब इसी संबंध में दूसरा बन जाएगा कि जब प्रतियोगिता की समाप्ति हो जाती है तब यहाँ पे समितियों के कार्य क्या क्या होते हैं। देखो, तो सबसे पहले इसमें जो अहम कार्य होता है वो होता है आयोजन और प्रबंधन समिति का। सबसे अहम कार्य इसका होता है कि जितनी भी समितियां होती हैं, जिसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जितनी भी समितियां होती हैं उन समितियों से रिपोर्ट लेती है और उस पर विचार विमर्श करती है तथा सभी जानकारी और रिकॉर्ड प्रशासनिक निदेशक को उपलब्ध कराती है। अर्थात जो भी ये प्रतियोगिता होती है उस संबंध में ये जो आयोजन टीम होती है, ये जितनी भी टीमें बनी होती हैं इस प्रतियोगिता के आयोजन में, उन सभी से रिपोर्ट लेती है, उन पर विचार विमर्श करती है, फिर वो जानकारी इस प्रतियोगिता के जो प्रशासनिक निदेशक है उनको देती है। अब ये आयोजन प्रबंधन समिति किसके समिति से रिपोर्ट लेती है, उनके कार्य समिति। तो यहाँ पे आती है सबसे पहले पुरस्कार वितरण समिति। सजावट समारोह समिति के साथ मिलकर ये सभी जानकारी और सामान को आयोजन समिति को दे देती है, पहली ये होगी। दूसरी प्रचार समिति, प्रचार पे कितना खर्चा हुआ है, साथ ही साथ मीडिया को रिपोर्ट क्या भेजनी है, ये तय करती है। तीसरी क्रय शक्ति, उपकरण और वस्तुओं के खर्च की जानकारी देती है, कुछ टूट फूट जाता है तो उसकी भी जानकारी आयोजन समिति को देती है। चौथी है वित्तीय समिति, कितना खर्च हुआ है पूरे इस प्रतियोगिता पर, उसका लेखा जोखा, और जो बजट बनाया था उस बजट के हिसाब से कितना कम या ज्यादा पड़ा या बजट सही बैठा था, उसकी समीक्षा करती है। पांचवी है अधिकारियों के लिए समिति, यानी कि अधिकारी जो है उन्हें उनका मानदेय, यानी कि उन्हें उनकी सैलरी दे दी जाए और उनको एक धन्यवाद पत्र भी दिया जाए। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे और भी आ जाती है भोजन तथा आवास समिति। अब ये क्या करती है, आवास स्थल पर बेसिकली कोई यदि ऐसा नुकसान हुआ है तो उसे ठीक करवाती है और सभी जानकारी। बेसिकली देखो, इसका कार्य ना थोड़ा सा
ऊट पटांग सा है, क्योंकि देखो भोजन और आवास समिति है तो यहाँ पे भोजन से संबंधित होना चाहिए था। तो इसमें पता है आप क्या कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि भोजन वगैरह के संबंध में जो भी खर्चा वगैरह हुआ है उसको ये जो है वो आयोजन समिति को देती है। साथ ही साथ आवास स्थल यानी कि जो मैदानी स्थल है वहां पे कोई नुकसान वगैरह हुआ है तो उसको ठीक करवाती है और ये जानकारी किसे देती है, आयोजन समिति को। फिर है प्राथमिक चिकित्सा समिति, जितना भी सामान आया था प्राथमिक चिकित्सा का उसके संबंध में किसका कहाँ पे कितना उपयोग हुआ है, कितना बच गया है, कितना आया था, वो सभी वो योजना समिति को, आयोजन समिति को देती है। और फिर है प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, ये क्या करती है, ये जितनी भी टीमें आती हैं जो जीतती है उसे उसके प्रमाण पत्र देती है, सभी रिकॉर्ड को तैयार करती है और फिर उसे योजना आयोग को सौंप देती है। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये प्रतियोगिता से पहले और प्रतियोगिता के बाद ये समितियों के कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो प्रतियोगिता की समाप्ति पर विभिन्न समितियों के कार्य बताओ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आ जाता है अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है बेसिकली, बाई देने की विधि का उल्लेख कीजिए। बाई देने की विधि, तो बेसिकली ये 4 तरीके से दी जाती है, फिर आगे एक और तरीका आ जाता है। सबसे पहला प्रथम बाई जो है, ये प्रथम बाई जो है ये दी जाती है कनिष्ठ अर्ध को, यानी कि लोअर हाफ की अंतिम टीम को दी जाती है। फिर आती है द्वितीय बाई, द्वितीय बाई जो है वो वरिष्ठ अध्ययन की अपर हाफ को दी जाती है, अपर हाफ की प्रथम टीम को। फिर आती है तृतीय बाई, ये कनिष्ठ अर्ध यानी कि प्रथम टीम को दी जाती है। और जो चौथी बाई है ये वरिष्ठ अर्ध की अंतिम टीम को दी जाती है, और इसी के क्रम के अनुसार आगे की बाइयों को स्थापित किया जाता है। सिंपल सी बात है भाई, देखो पहली बाई किसको दी जाती है, कनिष्ठ अर्ध यानी कि अपर हाफ की अंतिम टीम को। दूसरी बाई दी जाती है वरिष्ठ अध्ययन की अपर हाफ की प्राथमिक टीम को। तीसरी बाई दी जाती है कनिष्ठ अध्ययन की लोअर हाफ की प्रथम टीम को। और चौथी बाई दी जाती है वरिष्ठ अध्ययन की इसकी अंतिम टीम को। और इसी तरीके से ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है। तो ये छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन था कि बाई देने की जो विधि है उसका उल्लेख करना। तो पहले आप 4 ये लिख दोगे, उसके ऊपर आप कह दोगे कि इसी क्रम में आगे भी ये चलता रहेगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप जो क्वेश्चन अभी तक आपको समझाए हैं समझ में आए होंगे बहुत इजी तरीके से, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ तथा हानियां लिखिए। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट और इसके लाभ तथा हानियां। सिंपल सी बात है भाई, नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये काफी कम खर्चीले होते हैं। क्यों कम खर्चीले होते हैं, क्योंकि जो टीम इस मैच में हार जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो टीम का खर्चा यहाँ पे बच जाता है। दूसरा, यहाँ पे मैचों की संख्या कम होती है, इसलिए भी जो है खर्च कम बनता है। ठीक है, ये भी आ जाएगा। और मैचों की संख्या कम होने की वजह से टूर्नामेंट काफी कम समय में ही समाप्त हो जाता है। तीसरी है कि उच्चतर प्रदर्शन में सहायक। क्यों भाई, क्योंकि देखो जो टीम हार गई वो मैच से बाहर हो जाती है, इसीलिए सभी डर जाते हैं कि कहीं अगर वो भी हार गए तो वो भी टीम इस मैच से बाहर हो जाएंगे, इसीलिए उच्चतर प्रदर्शन करने में वो अपनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। खेल अधिकारियों की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि देखो मैच कम है, टीम कम है, तो सिंपल सी बात है जैसे रेफरी, अंपायर और टाइम कीपर, रिकॉर्ड रखने वाला, तो इन सभी के लिए क्या होता है कि इनकी आवश्यकता कम पड़ती है। मान लेते हैं 10 मैच होने हैं और 20 टीमें हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए हमें कम से कम 20 अधिकारी तो चाहिए, और वहीं 5 मैच होने हैं और 10 टीमें हैं, तो इसके लिए क्या है, टोटल 10 अधिकारी चाहिए। तो इसमें समय, धन, पैसा सब कुछ बचता है। ठीक है, उसके बाद जो विजय टीम है उसका निर्णय बहुत जल्दी आ जाता है। ये बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि जो विजय टीम है उसका निर्णय बहुत जल्दी आ जाता है। सिंपल सा यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या क्या लाभ है इसके। अब इसके इसी के संबंध में कुछ हानियां भी हैं। क्या हानियां हैं कि कई बार क्या होता है कि जो अच्छी टीम होती है वो प्रथम या फिर द्वितीय राउंड में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा ये कि जब अंतिम राउंड होता है तो जो अच्छी टीम अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी उसे तो प्रथम या द्वितीय राउंड में बाहर ही निकाल दिया है, तो अब जो अंतिम राउंड में टीम पहुंचती है वो काफी कमजोर होती है, जिससे फाइनल मैच में दर्शकों की रुचि भी काफी कम हो जाती है। पहले राउंड में टीम के हारने के बाद बाहर से होने वाले खिलाड़ियों के मैचों को कम अनुभव होता है, अर्थात जो पहला राउंड होता है उसमें जो टीम हार जाती है उसे फिर कम अनुभव होता है मैच का। साथ ही साथ हारी हुई जो टीम है उसे दोबारा से अपना कौशल दिखाने का इन मैचों में कोई भी मौका
नहीं मिलता है। इसी वजह से कई बार अच्छे खासे जो खिलाड़ी होते हैं उनका चयन यहाँ पे नहीं हो पाता है, और हारने के डर की वजह से सभी टीमें जो है वो अच्छे खिलाड़ियों को खेलने का ही मौका देती है, इसलिए जो नए खिलाड़ी होते हैं उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो यह है नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियां। लाभ की बात करें तो कम खर्चीले होते हैं, कम समय में समाप्त हो जाते हैं, अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है, खेल अधिकार की कम आवश्यकता पड़ती है और निर्णय भी बहुत जल्दी आ जाता है। वहीं इसके हम हानियों की बात करते हैं तो कई बार अच्छी टीम टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो जाती है और अंतिम राउंड में कमजोर टीम पहुंचती है, इसलिए मैच जो दर्शक होते हैं उनकी रुचि कम होती है। साथ ही साथ जो खिलाड़ी होते हैं पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, उन्हें कम अनुभव प्राप्त हो पाता है और हारी हुई टीम को दोबारा अपना कौशल दिखाने का मौका नहीं मिलता है। साथ ही साथ अच्छे खिलाड़ियों का इसी वजह से चयन नहीं हो पाता है और नए जो खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। तो यह है नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ और इसकी हानि। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आता है हमारा अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली ये जो है वो हमें एक फिक्सचर तैयार करना है। कैसा फिक्सचर तैयार करना है भाई? फिक्सचर तैयार करने की प्रक्रिया में नॉकआउट के विभिन्न चरणों का वर्णन करना है, यानी कि नॉकआउट का फिक्सचर तैयार करने के लिए जो विभिन्न चरण हैं इसका हमें वर्णन करना है। तो चलिए आइए समझते हैं कैसे वर्णन करेंगे। तो चरण नंबर 1, इसमें क्या होता है, तो टीमें जो रहती हैं उसे दो अर्ध में विभाजित कर देते हैं, एक होता है वरिष्ठ अर्ध और दूसरा होता है कनिष्ठ अर्ध। ठीक है, लेकिन जब टीम जो है वो 16 से ज्यादा हो तो उसे हमें अर्ध के साथ एक क्वार्टर में भी बांटना पड़ता है। अर्थात पहले जो टीमें होती हैं उसे हम किस में बांटते हैं, एक तो वरिष्ठ में बांट देंगे और एक कनिष्ठ में बांट देंगे। लेकिन जब टीम की संख्या 16 से ज्यादा होगी, यानी कि 16 से पहले तो इन दो भागों में बांटेंगे और 16 से ज्यादा है तो उसे हमें अर्ध के साथ में क्या करना पड़ता है, एक क्वार्टर में भी बांटना पड़ता है। ठीक, फिर आ जाता है इसका दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में ये देखा जाता है कि कुल टीमें जिनके लिए हमें एक फिक्सचर तैयार करना है वो 2 की पावर में है या नहीं है। अर्थात हमें ये देखना होता है कि हमें जो फिक्सचर तैयार करना है उसके लिए जो टीमों की संख्या है वो 2 की पावर में है या नहीं है। अर्थात 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरीके से 2 की पावर। ठीक, ये होता है दूसरा चरण। तीसरा चरण ये होता है कि यदि टीमों की संख्या मान लेते हैं कि 2 की पावर में है तो बाई नहीं दी जाएगी। यदि टीमों की संख्या 2 की पावर में नहीं है तो बाई दी जाएगी। यदि 2 की पावर में है तो बाई नहीं दी जाती है। ठीक है, तो तीसरा चरण किसके संबंध में है, बाई देने के संबंध में, कि 2 की पावर में नहीं है तो बाई दी जाएगी, यदि नहीं है तो बाई नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है चौथा चरण। चौथे चरण में क्या होता है कि बाई की गणना के सूत्र के अनुसार कीजिए तथा सूत्र के अनुसार इन्हें स्थापित करो। अर्थात यहाँ पे जिस बाई को हमने यहाँ पे बताया है कि चरण 3 में हम बाई दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो इसी संबंध में चरण 4 जो होता है वो हमें बताता है कि हमें बाई का जो सूत्र है, बाई का क्या सूत्र है, लंबाई कुल टीमों से अगली 2 की पावर माइनस कुल टीमों की संख्या। तो ये जो बाई का सूत्र है इसके अनुसार हमें क्या करना होता है, ये सूत्र को स्थापित करना होता है, तब हम टीमों की संख्या को यहाँ पे स्थापित करते हैं। ठीक है, तो प्रथम चरण में हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं यदि 16 से कम है वरिष्ठ। अच्छा, अभी हम इसके 3 चरण और बचे उसको भी समझ लेते हैं। पांचवा चरण इसका ये है कि फिर आप मैच करवाओ और मैच करवाने के बाद टीमों को बाई मिली, जिन टीमों को बाई मिली है उन्हें आप सीधा दूसरे राउंड में भेज सकते हो खेलने के लिए, और जिन टीमों के मध्य मैच होगा वो पहले राउंड में ही होनी चाहिए। पांचवा हो गया। छठा चरण ये है कि यदि टीमों को क्वार्टर में भी बांटा गया, यानी कि टीमों की संख्या 16 से ज्यादा है तो वरिष्ठ अध्ययन की अपर हाफ की जो बाई है अलग से स्थापित की जाएगी तथा कनिष्ठ अध्य की बाई अलग से स्थापित की जाएगी। और सबसे आखिरी चरण है कि विशिष्ट सीडिंग जो है यदि दी जा रही है तो बाई की गणना कुल टीमों की संख्या में से सीडिंग दी गई टीमों की संख्या को घटाकर उपरांत में की जाएगी। ठीक है, देखो दोबारा से समझाता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण में पहले तो टीम जो होती है उसे 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो होता है अर्ध और दूसरा है कनिष्ठ। ये तब होता है जब टीम की संख्या 16 से कम होती है। ठीक है, और जब ये टीम की संख्या 16 से ज्यादा होगी तो इसे हम वरिष्ठ और वरिष्ठ और कनिष्ठ में बांटने के साथ साथ इसे हमें क्वार्टर में भी बांटना पड़ता है। फिर आता है इसका दूसरा चरण। हमें यह देखना होता है कि टीम की संख्या 2 की पावर में है या नहीं। अगर 2 की पावर में नहीं है तो तीसरा जो चरण है वो आता है
इसमें हम इसे बाई देते हैं। अगर तीसरे चरण में पावर 2 की पावर में है तो हम इसे बाई नहीं देते। चौथे चरण में क्या होता है कि बाई की गणना हम सूत्र के अनुसार करते हैं और उसी के अनुसार से स्थापित करते हैं। पांचवें चरण में मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसके पास बाई मिली हुई होती है उसे दूसरे चक्कर में भेज दिया जाता है। छठे चरण में देखा जाता है कि टीमों की संख्या यदि 16 से ज्यादा है, यानी कि क्वार्टर में भी बांटा गया है, तो यहाँ पे जो वरिष्ठ अर्ध है उसकी बाई अलग से स्थापित करनी पड़ती है और कनिष्ठ अर्ध की अलग से यहाँ पे स्थापित करनी पड़ती है। और सबसे आखिरी जो राउंड होता है, आखिरी चरण जो होता है, इसमें देखा जाता है कि यदि विशिष्ट सीडिंग दी जा रही है तो हमें बाई की गणना कैसे करनी पड़ती है, कुल टीमों की संख्या में से जो सीडिंग दी गई टीम है उनकी संख्या घटाने के बाद। तो ये है नॉकआउट के विभिन्न चरणों का यहाँ पे वर्णन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी इस संबंध में हम देखो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे कि इस फॉर्मूला जो यहाँ पे देखता है, इस संबंध में क्वेश्चन की हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो भी समझाऊंगा। ठीक है, अगला अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो ये आ जाता है, फिक्सर तैयार करने की प्रक्रिया में लीग टूर्नामेंट के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, या फिर इसे अलग से ऐसे पूछ सकता है, स्टेयरकेस विधि क्या है और साइक्लिक विधि क्या है, इसकी विशेषताएं लिखो। या फिर इसमें विशेषताएं या फिर इसमें आपसे अंतर पूछा जा सकता है। तो तीन क्वेश्चन जब ये पूछे जाएंगे, इन तीनों में से इवन कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर आपको एक ही लिखना है जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, फिक्सर तैयार करने की विधि में क्या होता है, लीग टूर्नामेंट में दो चीजें होती है, एक स्टेयरकेस विधि और दूसरी होती है साइक्लिक विधि। अब इसमें स्टेयरकेस विधि को हम कैसे देखते हैं, तो जितने भी मैच होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कुल टीमों की संख्या को गुणा कर देते हैं कुल टीमों की संख्या के माइनस के संबंध में, यानी कि कुल टीमों की संख्या मान लेते हैं 10 है और एक सेकेंड, कुल टीमों की संख्या और इनटू जो कुल टीमों की संख्या -1 है, ठीक है ना, 10 - 1, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और बटे में 2। और साइक्लिक विधि में क्या होता है, इसमें भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी कुल टीमों की संख्या होती है और सेम एज इट इज जैसे जो रूल है वो इसमें भी फॉलो होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक तो विधि है बेसिकली। तो यहाँ पे समझते हैं पहले स्टेयरकेस विधि में होता क्या है। तो इस विधि में बेसिकली देखो, पहले जो वो टीम नंबर 1 के सभी मैचों को करवाया जाता है, यानी कि टीम जो होती है उसे नंबर के हिसाब से बांट लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से। तो सबसे पहले टीम नंबर 1 के मैच करवाए जाते हैं, फिर टीम नंबर 2 के साथ सभी मैचों के साथ, इसी प्रकार सभी टीमों के साथ। अर्थात पहले टीम नंबर 1 का मैच हो गया, फिर उसके बाद टीम नंबर 2 के सभी मैच होते हैं टीमों के साथ, इसी प्रकार हर एक टीम का हर एक टीम से मैच करवाया जाता है। इसी प्रकार क्रम अनुसार सभी टीमों के मैच दूसरी सभी टीमों के मैच से करवाए जाते हैं, यानी कि टीमें मान लेते हैं हमारे यहाँ पे 5 है। ठीक है, 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 3 का 2 के साथ, 1 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, यानी कि हर एक टीम का हर एक टीम से मैच करवाया जाता है। ये होता है स्टेयरकेस विधि के साथ में। और इसका फॉर्मूला क्या निकालने का, वो ये है। अभी हम इस संबंध में एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, अब दूसरी क्या है, साइक्लिक विधि। तो इसको समझने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ये देखा जाता है कि यदि टीमों की कुल संख्या विषम है, विषम का मतलब जो 2 से भाग ना हो सके, तो उसे तो क्या होगा, जो हमारे कुल चक्र हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे राउंड हुए हैं, उन राउंड के हिसाब से हमें टीमों की कुल संख्या निकालनी है, मतलब इक्वल टू टीमों की कुल संख्या। अर्थात कुल राउंड मान लेते हैं 2 हुए हैं, तो इक्वल में कितने आ जाएगा, टीमों की संख्या आ जाएगी। यदि टीमों की संख्या सम है, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाती है, तो हम कैसे निकालेंगे इसे, कुल चक्र इज इक्वल टू टीमों की कुल संख्या -1। टीमों को इस प्रकार से हमें घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है जिससे कि उसके जोड़े बन जाए। अर्थात यदि विषम संख्या है तो हमें क्या करना है, टीम को इस तरीके से उसे घुमाना है घड़ी की सुई की दिशा में ताकि उसके जोड़े बन जाए। उसके बाद टीमों की कुल संख्या विषम हो तो हम क्या कर सकते हैं, विषम यानी कि जब कुल चक्र इक्वल टू टीमों की कुल संख्या ये हम निकालते हैं, तो हम यहाँ पे बाई को शामिल कर सकते हैं। बेसिकली याद रखना, बाई को हम तब शामिल करते हैं जब संख्या विषम हो। ठीक है, और जब संख्या 2 की यानी कि 2 से भाग ना हो सके, 2 की पावर में ना हो। बेसिकली यदि टीमों की कुल संख्या सम है
तो इसे नंबर 1 को फिक्स करेंगे। ठीक, टीमों की कुल संख्या विषम है तो हम पहले y को फिक्स करेंगे, यानी कि टीमों की कुल संख्या 2 से भाग हो जाती है, 2 के सम पर आती है तो हम 1 नंबर को फिक्स कर देंगे। लेकिन यदि विषम है तो पहले हम y को फिक्स करेंगे फिर टीम को फिक्स करेंगे। और सबसे आखिरी, इसके उपरांत हर एक चक्र के मैच स्थापित करने के लिए टीमों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये है साइक्लिक विधि। क्या है साइक्लिक विधि? हर एक पॉइंट को यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछा जाए, या तो स्टेयरकेस विधि या फिर साइक्लिक विधि, आंसर आपको वही लिखना है जो मैंने आपको समझाया। स्टेयरकेस विधि में आप सिर्फ इतना पॉइंट लिखोगे और इसका जो फॉर्मूला ये लिख दोगे। साइक्लिक विधि में क्या करोगे आप, जो है एक सेकेंड, हाँ, इसका फॉर्मूला भी लिखोगे और साथ ही साथ इसका जो है आपको यहाँ पे जो विधि है वो भी आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा पॉइंट था, पिक्चर तैयार करने के लिए लीग टूर्नामेंट के विभिन्न चरणों का वर्णन, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो और यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं इस सॉल्यूशन के संबंध में। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी सपोर्ट मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि लीग टूर्नामेंट की सीढ़ी नुमा पद्धति जो है इसकी आपको व्याख्या करनी है और 12 टीमों के फिक्चर को सीढ़ी नुमा फिक्चर में आपको बनाना है। तो आप किस तरीके से इसका आंसर लिखोगे, पहले तो ये समस्या लिख दोगे। ठीक है, फिर आपको किस तरीके से इसका जो एक सीढ़ी नुमा फिक्चर है वो तैयार करना है, आप इसे इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है ना, समझ गए? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करोगे। देन और भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी आगे दिखाऊं, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, टीमों का एक साइक्लिक फिक्चर, इसकी गणना सहित तैयार कीजिए। तो टीम मान लेते हैं, संख्या हमने ली है 9, इसका हमें साइक्लिक फिक्चर तैयार करना है। तो पहले राउंड में इस तरीके से आप करोगे, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, यानी कि 9 राउंड हमें टोटल यहाँ पे तैयार करने होंगे। जैसे कि 9 का बी, 8B, 7B, 6B, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे किस किस टीम का यहाँ पे क्या कोड है, इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करोगे। देन यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है। फिर यहाँ पे मान लेते हैं आपको नॉकआउट के आधार पे 13 टीम, 12 टीम, यानी जो 2 के विषम उन संख्याओं का आपको फिक्चर तैयार करना है। तो उसको फिक्चर तैयार करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व करना है। बेसिकली यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, दिखाया हुआ है, ताकि आप इजीली इसे आप देखकर समझ सको। आप चाहो तो उसे वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, कहाँ गया, हाँ, कुल मैचों की संख्या इक्वल टू टीमों की संख्या -1। यहाँ पे कितने हैं, 13 हैं, -1 इक्वल टू 12 मैच। कुल चक्र हमारे कितने हुए हैं, कुल बाई हमारी कितनी है। फिर वरिष्ठ अर्ध का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसे हम लगा देंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा ये बन जाएगा। फिर कनिष्ठ अर्ध जो है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो कनिष्ठ अर्ध के फॉर्मूले के अनुसार हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद वरिष्ठ अर्ध में वाई दी गई संख्या का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, तो ये बनेगा। और फाइनली इस तरीके से हमारा ये जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा, आंसर नंबर 2। और इसमें आपको फ्रिक्चर जो है वो इस तरीके से लिखना होगा, ऊपरी अर्ध और निचला अर्ध किस तरीके से होता है, बाई कैसे दी जाती है, राउंड 1 2 3 4 किसके मध्य होता है, 2 किसके बंद होता है, इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, अब इसी में आप देख सकते हो और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यदि आपको यहाँ पे मान लेते हैं 24 टीमों का यहाँ पे वर्णन करना है, 24 टीमों का यहाँ पे फिक्चर तैयार करना है, तो वही सेम चीज है, 24 माइनस 23 और फिर वरिष्ठ अर्ध टीमों की संख्या। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो क्वार्टर है वो भी ऐड हो जाएगा, तो इसमें क्वार्टर जो है उसकी संख्या भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। बस यही चीज यहाँ पे ऐड है, 13 और 24। बस यहाँ पे और क्या हो जाएगा, पहले हम पहला और दूसरा अर्ध था, अब यहाँ पे एक और तीसरा अर्ध जुड़ जाएगा, क्योंकि अब जो है क्वार्टर भी आ चुका है, लो चौथा अर्ध भी जुड़ गया। अब कुछ और मान लेते हैं कि 2 टीमें हैं, ठीक है, 2 टीमों को सीडिंग देते हुए नॉकआउट आधार पर 11 टीमों का फिक्चर तैयार करना है आपको। यानी कि 2 टीमें हैं आपके पास, तो उन्हें आपको सीडिंग देते हुए नॉकआउट के आधार पर 11 टीमों का फिक्चर सीडिंग देते हुए बताया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल चक्र इक्वल टू दिस वन, वरिष्ठ अर्ध इसका फॉर्मूला, उसके बाद टीमों की संख्या के बारे में, कुल बाई वरिष्ठ और कनिष्ठ अर्ध। तो ये फॉर्मूले लगा के हम ये जो है हमारा 11 टीमों का फिक्चर सीडिंग देते हुए 2 टीमों के बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा और पहला अर्ध ये करेंगे,
और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट है वो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं इसे आप प्रैक्टिस जरूर करना अपने एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक था चैप्टर 1 खेलों में योजना कह लो या खेल कार्यों में प्रबंधन, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया है और मैं आशा करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। और चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।